कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ पाटिल है। मैं CUET PG के थ्रू JNU में मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। मैं अभी वर्तमान में अपना मास्टर्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम CSRD डिपार्टमेंट JNU से कर रहा हूँ। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों को CUET PG के ज्योग्राफी के पेपर के बारे में बताना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि CUET PG का पेपर पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है। हमारा ही पहला बैच है जिन्होंने यह पेपर दिया था और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमारा ही पहला बैच है जो CUET PG के थ्रू एडमिशन लिया है। तो अब मैं आप लोगों को अपने वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करना चाहता हूं कि जो मेरा पहला वीडियो का भाग रहेगा वो CUET PG ज्योग्राफी के बारे में बताने का रहेगा। दूसरा जो मेरा वीडियो का भाग रहेगा वो जनरल डिस्कशन ऑन CUET PG के ऊपर रहेगा कि आपके कॉमन क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, उसको मैं डील करूंगा। और जो थर्ड मेरा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप मास्टर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं CUET PG के बाद JNU में। तो अब हम हमारा पहला टॉपिक CUET PG ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा कि यह 100 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना रहेगा। यहाँ पे एक प्रश्न सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और एक प्रश्न गलत करने पे आपके 1 की नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 400 मार्क्स का बन जाता है। फिर इसके बाद यदि हम सिलेबस की बात करें जो NTA ने उसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो इन्होंने ज्योग्राफी को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो पहला पार्ट है वो है फिज़िकल ज्योग्राफी। फ़िज़िकल ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने मेनली जितने भी ज्योग्राफी के फ़िज़िकल एस्पेक्ट है उसको रखा हुआ है। फिर है सेकंड पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन्होंने उसके अंदर ज्योग्राफी के जो सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, ये वाले पोर्शन रखे हुए हैं। और जो थर्ड पोर्शन इन्होंने बांट के रखा है वो रखा है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को सेक्शन A और सेक्शन B में मर्ज कर दिया। पर मेरा ये मानना रहेगा कि जो आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर है उसको पार्ट D करके पढ़िएगा, तो उसकी तैयारी वैसे भी अलग होती है, तो आप उसे पार्ट D करके पढ़ाई करिएगा। तो अब हम पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, फ़िज़िकल पोर्शन में जो आता है। तो जो पहला टॉपिक रहेगा उसके अंदर आपको सबसे पहले जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जो एक बुक पढ़नी है वो है सविंदर सिंह, फ़िज़िकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। और सेम बुक आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी पढ़ना है, ओशनोग्राफी के लिए भी पढ़ना है और बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए भी पढ़ना है। ये पांचों पोर्शन मिलके आपके फ़िज़िकल ज्योग्राफी के कवर कर देंगे। और इनकी एक अलग अलग बुकें भी आती है, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंदर सिंह और ओशनोग्राफी बाय सविंदर सिंह। तो मेरा यह पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप इन सेपरेट बुक को मत पढ़िएगा और जो वो कंबाइंड वाली बुक आती है सविंदर सिंह की, जियोमॉर्फोलॉजी की, ओशनोग्राफी की, जिसके अंदर कंबाइंड दिया हुआ है, तो आप वो वाली बुक पढ़िएगा। उसका नाम है फ़िज़िकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। तो ये सब पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपका बेस बनाती है वो है NCERT की बुकें। तो मेरा ये मानना रहेगा कि 6 NCERT की बुकें दी हुई है, 2 है फ़िज़िकल ज्योग्राफी की, 2 है ह्यूमन ज्योग्राफी की और 2 है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो आप अपनी पढ़ाई करने से पहले एटलीस्ट ये जो 6 बुकें हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ना क्या होगा कि आप इन्हें चाट जाइएगा, इससे ये होगा कि आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा, फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए भी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए भी। फिर कम से कम इन बुकों को, NCERT की जो बुकें हैं उन्हें आप 2 बार पढ़िएगा। एक बार गो थ्रू करिएगा और एक बार रिग्रेस पढ़िएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए इनका, पर इन्हें आप रिग्रेस ज़रूर पढ़िएगा। अब फ़िज़िकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो पहला पोर्शन है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो आप सविंदर सिंह से करिएगा।
पर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म के टॉपिक, उसके अंदर इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि ड्रेनेज वाला जो पोर्शन होता है, एलुवियन लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट पूछता है। जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो 4-5 दिए हुए थे और उसमें से बताना था कि ये किस टाइप के किस लैंडफॉर्म से बिलोंग करता है, और ऑप्शन दिए हुए थे उसके अंदर। तो आपको बताना था कि ये क्रास्ट लैंडफॉर्म है कि ये क्या बोलते कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो आप देख लीजिए, और ये वाला पोर्शन हो सके तो आप इससे कवर करने की कोशिश करिएगा सविंदर सिंह से। और जी.सी. लियोंग एक बुक है जो आप सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें ओशनोग्राफी की, क्लाइमेटोलॉजी की और जियोमॉर्फोलॉजी की दी हुई है। अब हम क्लाइमेटोलॉजी की यदि बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है वो है जो विंड्स चलती है, लोकल विंड्स, जैसे कि चिनूक हुआ, फोएन हुआ, मिस्ट्राल हुआ। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो दे देगा मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए और आपसे पूछेगा कि फोएन वर्ल्ड के किस एरिया में बहती है, चिनूक वर्ल्ड के किस एरिया में बहती है। उसके बाद जो विंड्स के बाद जो क्लाइमेटोलॉजी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो है कोपन का क्लासिफिकेशन, थेवार्ता का क्लासिफिकेशन और थॉर्नवाइट का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जो वर्ल्ड को डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा है। जैसे कि कोपन का क्लासिफिकेशन तो आप एक काम करिएगा, अल्फ़ाबेटिकली आप बना के उसे रट ही लीजिएगा, क्योंकि कोपन का डीयू में, जेएनयू में, बीएचयू में आप हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आता ही आता है। सीयूईटी पीजी ने भी पिछले बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा था क्लाइमेटोलॉजी से। अब जो थर्ड पोर्शन आता है वो है ओशनोग्राफी का। तो ओशनोग्राफी में यदि आप, जैसे उसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी में जो लोकल विंड्स इंपॉर्टेंट थी, तो इसके अंदर जो करेंट्स है, वाटर करेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो डिफरेंट करेंट्स बहती है वर्ल्ड में, जैसे कि पिछले बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, लेब्राडोर करंट किन कंट्रियों, कौन से ओशन में बहता है। तो ओशनोग्राफी में ये ध्यान रखिएगा। और ओशनोग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि जो डिफरेंट टाइडल थ्योरीज़ है और डिफरेंट जो कोरल रीफ्स की थ्योरी है वो भी आप ज़रूर करिएगा। कभी कभी होता है कि जो थ्योरीज़ हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये थ्योरी किसने दी है। तो हो सके तो आप ओशनोग्राफी में ये कवर करने की कोशिश करिएगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, उनको मैं मर्ज करके बताना चाहूँगा, बायोजोग्राफी एंड एनवायरनमेंट जोग्राफी। तो जो बायोजोग्राफी है उसके अंदर सॉइल वाला पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है। जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेटिक और सॉइल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया है मार्बट ने, तो हो सके तो आप वो मार्बट का क्लासिफिकेशन जो पीडेल्फर, पीडोकेल और सर्नोजेम्स, ये सब जो क्लासिफिकेशन उसने दिया है, हो सके तो आप इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। और इनके जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल की, वो भी याद करिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी में पिछले बार तो नहीं आया था, पर जेएनयू, बीएचयू और जो जामिया के पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और अब हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में मोस्टली करंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके ज़्यादातर रियो अर्थ समिट और क्योटो प्रोटोकॉल, इनसे रिलेटेड रहेंगे। पर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में जो एक दूसरा एस्पेक्ट है उसका, वो है डेफिनेशंस ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। जैसे कि पिछले बार उन्होंने पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय एज इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इकोटोन। तो ये जो कुछ टेक्निकल टर्म है, ये आप कोशिश करिएगा कि इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, इन्हें आप याद कर लीजिए, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आ जाती है कभी कभी, तो आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब हम सेकेंड सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली 5 चीज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ। जो पहला है ज्योग्राफिकल थॉट्स, जो सेकंड है वो है क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो थर्ड है वो है रीजनल ज्योग्राफी, जो फोर्थ है वो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, और जो फिफ्थ है वो है मॉडल्स एंड थ्योरीज। तो इसके लिए मैं मोस्टली 4 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। जो सबसे पहली बुक है वो है ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए आर.डी. दीक्षित, सुदीप्ता अधिकारी या फिर माजिद हुसैन। तो ये 3 बुक में से ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप कोई एक बुक पढ़िएगा। तीनों बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों में से यदि एक बुक भी आप रिगरस पढ़ते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू। अब जो ज्योग्राफिकल थॉट पोर्शन है वो मतलब इस ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो मैं जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, तो वो अपने ज्योग्राफी के जो स्कॉलर्स लोग हैं, जैसे कि रिचर्ड हार्टशॉन है
और BJL बेरी है, इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो यदि आप मतलब वो कोशिश करते ही करते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे कि ज्योग्राफिकल थॉट के स्कॉलर्स, उनकी थिंकिंग, उनके टेक्निकल टर्म्स, उन्होंने कौन कौन से आइडिया पुट फॉरवर्ड करे हैं, वो मतलब यदि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से कोशिश करेंगे 5-8 क्वेश्चन ज्योग्राफिकल थॉट से ज़रूर आ जाए। फिर ज्योग्राफिकल थॉट की यदि हम बात करें तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक तरफ स्कॉलर का नाम लिखना है और उसके बुक्स का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है रिचर्ड हार्टस्टोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी है, बर्नार्ड वेरिनियस की ज्योग्राफिया जनरलिस है। तो ऐसे आप करके एक तरफ स्कॉलर का नाम लिख लीजिएगा, एक तरफ उनकी पूरी बुक्स लिख लीजिएगा और उन्हें रट जाइएगा। इससे क्या होगा कि 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट बुक्स के ऊपर आता है या फिर उनके आइडियोलॉजीज़ के ऊपर आता है। जैसे मुझे रिचर्ड पीट ये याद आ रहा है कि ही बिलोंग टू रेडिकल ज्योग्राफी, तो ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प आएगा कि ये स्कॉलर दिया हुआ है, उनकी बुक दी हुई है, यदि वो रेडिकल से रिलेटेड है तो आप BJL बेरी को काट देंगे क्योंकि वो उस फेस से बिलोंग ही नहीं करता था। तो ऐसे इनडायरेक्ट वे में आपकी MCQ एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा ये। अब ये जो ज्योग्राफिकल थॉट पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये ज्योग्राफी का बेस है। हाउ आर ज्योग्राफी हैज़ इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें ये बताती है। आज हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफिकल थॉट्स के कारण पढ़ रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो रिवॉल्यूशंस आए, सोशल रिवॉल्यूशन आया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, तो हो सके तो आप इसे सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे कि सबसे पहले अरब और रोमन ज्योग्राफर्स को पढ़िएगा, टॉलेमी, स्ट्रैबो। फिर इसके बाद जो आते हैं वो अरब जोग्राफर्स को पढ़ने की कोशिश करिएगा, जैसे कि इब्न खल्दुम, इब्न हॉकल। फिर जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो प्री क्लासिकल फेज़ के जोग्राफर्स को पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्लासिकल फेज़ के जोग्राफर्स को पढ़िएगा। फिर ऐसे करते करते क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के जोग्राफर्स को पढ़िएगा और फिर सोशल रिवॉल्यूशन के जोग्राफर्स को पढ़िएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्योग्राफी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि हाउ ज्योग्राफी हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब ज्योग्राफिकल थॉट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो अब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है पर इसमें मोस्टली आपको रिसोर्सेस, वर्ल्ड के रिसोर्सेस के बारे में ज़्यादा फोकस करना है कि कहाँ पे कौन सी माइंस मिलती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम मिलता है तो वहाँ की ओलंपिक माइंस फेमस है। वैसे ही आपको एग्रीकल्चर रीजन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर डिफरेंट थ्योरीज जो दी हुई है एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आप वो फोकस करिएगा। रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, ट्रेड ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो हम तीसरा पोर्शन आता है इसके अंदर वो आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाला। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में डिफरेंट थ्योरीज जोग्राफर्स ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, जैसे कि माल्थस की थ्योरी, जैसे कि मार्क्स की थ्योरी, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी थ्योरीज़ हैं। तो ये थ्योरीज़ को आप पॉपुलेशन के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। इनके अजम्पशंस क्या क्या है, इनके क्या क्या व्यू फॉरवर्ड और जोग्राफर्स ने दिए उसको करिएगा, क्योंकि इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि माल्थस का एक कोड दिया हुआ था कि अर्थमेटिक मीन वाला और जियोमेट्रिक मीन वाला, तो ये कोड किसने दिया है और 4 जोग्राफर्स के नाम दिए हुए थे। तो डायरेक्ट आप रॉबर्ट थॉमस माल्थस लगा सकते हैं आंसर। फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन में आता है वो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसस, 2011 का सेंसस। वो आपको हर फैक्ट एंड फिगर याद करना है, क्योंकि जो सेंसस से है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब आप यदि पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि सेंसस के जो फिगर है, या तो वो क्या बोलते हैं आपसे जो फिगर है वो इनडायरेक्टली पूछेगा या फिर कभी कभी डायरेक्टली पूछेगा। डायरेक्टली कैसे पूछते हैं, तो सेंसस में SC ST का प्रपोर्शन आपको याद होना चाहिए कि हर स्टेट में कहाँ पे SC पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस स्टेट में। जैसे पंजाब में जो SC ST की पॉपुलेशन है आपको यदि पता है तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन फैक्ट एंड फिगर डायरेक्टली आने के कारण ये आपको हेल्प कर जाते हैं। तो आप सेंसस का जो फैक्ट एंड फिगर है वो बहुत अच्छे से याद करिएगा। और सेंसस में स्पेशली जो क्या बोलते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और SC ST का प्रोपोर्शन और जो डिफरेंट दिए बर्थ रेट और किस में ज़्यादा लिटरेसी रेट है, कहाँ पे कम लिटरेसी रेट है, तो ये करिएगा। फिर जो सेटलमेंट वाला पोर्शन है, सेटलमेंट वाले पोर्शन के लिए आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे भी जो डिफरेंट मॉडल्स एंड थ्योरी जोग्राफर्स ने दिए, जैसे कि ई बर्जेस का कंसेंट्रिक जोनेशन मॉडल, उसके क्या क्या अजम्पशन है। जैसे एक बार तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया था कि ई बर्जेस के मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, तो शिकागो स्कूल के नाम से जाना जाता है।
तो यदि आपको पता है तो ये डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेक्टर मॉडल होमर हेयॉट का, ये डिफरेंट हाउ द सेटलमेंट शुड बी डन, ये होमर हेयॉट ने बताया कि सेक्टर्स में होता है। तो ये आप थ्योरीज पढ़िएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने की ज़रूर कोशिश करिएगा सेटलमेंट के जो मिलते हैं। और जो इंडियन जोग्राफर्स है उन्होंने भी डिफरेंट थ्योरीज, जैसे इंडिया का बाजार बेस्ड मॉडल है जिसके ऊपर चांदनी चौक बेस्ड है, और जो सेकंड मॉडल है अशोक मित्रा का मॉडल है। तो आप इनसे भी कभी कभी जो सीयूईटी का पीजी का क्वेश्चन पेपर है वो फ्रेम करते वक्त वो सोचता है कि क्यों ना मैं इंडियन जोग्राफर के बारे में पूछ लूँ, तो वो अशोक मित्रा का क्वेश्चन पूछेगा और उससे आपसे पूछ लेगा कि हाई डिफरेंशिएटेड एक्सेन्युएटेड जो रीजन है वो कहाँ पे माना जाता है, सेंटर में माना जाएगा या फिर एरिया के बाहर, ABCD करके दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये A है कि B है कि C है कि D है। जैसे कि वो ट्राइंगल दिया होता है और कंसेंट्रिक सर्कल्स उसके आजू बाजू दिए होते हैं, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि ये A डिफरेंशिएटेड है या फिर एक्सेंचुएटेड है। तो इस तरीके से आप सेटलमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करिएगा। फिर जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है वो है रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी में आपको मोस्टली करंट बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे। करंट बेस्ड की कैसे डिफरेंट मॉडल्स जो इंडिया में चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही है रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उसका सन पूछ लिया जा सकता है। ये करंट अफेयर मोस्टली बेस रहेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट का पार्ट आता है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इस सेंचुरी की पैराडाइम शिफ्ट माना जाता है कि MDG से जो हम SDG में शिफ्ट हुए हैं, तो SDG अब इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। तो जितनी भी SDG गोल्स है हो सके तो आप पूरे 17 के 17 याद कर लीजिएगा और उसको 1-2 बार लिख के देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि मुझे पता है क्लाइमेट चेंज के लिए SDG 13 है, तो कहीं पे भी मुझे यदि क्वेश्चन मिलता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, यदि मैं सब्जेक्टिव आंसर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर मैं SDG 13 क्लाइमेट चेंज का ज़रूर मेंशन करता हूँ। फिर जो लास्ट पोर्शन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में वो है मॉडल्स एंड थ्योरीज़ का। तो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ में आप सबसे पहले डिफरेंट मॉडल्स को एक तरफ से कॉपी में लिख लीजिएगा। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मॉडल्स आते हैं वो है पहला वन थ्यूनन का मॉडल एग्रीकल्चर वाला, अल्फ्रेड वेबर का मॉडल इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला, मैकिंडर की थ्योरी, स्पाइकमैन की थ्योरी, जियोपॉलिटिकल थ्योरीज जो है। तो इस मॉडल में जो क्वेश्चन फ्रेमर है वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि वो आपसे अजम्पशंस पूछ सकता है कि वेबर की थ्योरी में जो अजम्पशंस है वो क्या क्या है। और ये जो वेबर की थ्योरी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लोकेशन ट्रायंगल का कंसेप्ट है वो किस जोग्राफर ने दिया है, किस मॉडल के अंतर्गत दिया हुआ है, तो वो उसका आंसर अल्फ्रेड वेबर हो जाएगा और उससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे मुफ्त के। अब जो हम इसके अंदर जो तीसरे सेक्शन की बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो ये उन्होंने सेक्शन A और सेक्शन B में मर्ज कर दिया। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप अलग से पढ़िएगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को आप कोशिश करिएगा कि सेक्शन D नाम से पढ़िएगा। और उसके लिए जो बुक हम रेफ़र करते हैं वो DR खुल्लर है, वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा कोई बुक मत पढ़िएगा। बाकी बुक यदि हो सके तो आप अपडेटेड वाली लीजिएगा, तो उसके अंदर फैक्ट एंड फिगर आपको अपडेटेड वाली मिलेगी। DR खुल्लर के अंतर्गत आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर मेन फोकस करना है। जैसे कि जो हिमालय वाला पोर्शन है, हिमालय वाले पोर्शन में डिफरेंट फॉल्ट में उसको काटा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन सेंट्रल फॉल्ट, तो जो थ्रस्ट वाला एंगल है उसको आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप यदि पता होगा आपको फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय तो आप उसे आराम से अरेंज कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ टू साउथ आप हिल रेंजेस को अरेंज करिए, तो आपको इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस पता होना चाहिए कि पलनी हिल्स नीचे है कि कार्डेमम हिल्स नीचे है कि उसके नीचे नीलगिरीज है। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जब आप ये फोल्ड माउंटेन्स कर रहे होगे इंडिया के, तो उसके अंदर अरावलीज का ओरिएंटेशन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, विंध्यास का ओरिएंटेशन कहाँ है, ये ईस्ट टू वेस्ट है। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो हाईएस्ट पीक है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, जो सतपुड़ास की हाईएस्ट पीक क्या है। क्योंकि मैं तो सतपुड़ा रेंजेस से आता हूँ, तो मुझे पता है महादेव हिल्स हाईएस्ट पीक है सतपुड़ास की। तो ये कभी कभी आपको इनडायरेक्टली हेल्प हो जाती है। फिर उसके बाद जो ड्रेनेज पोर्शन है इंडिया का,
तो ड्रेनेज पोर्शन को आप एक काम करिएगा, A4 शीट लीजिएगा, जो डिफरेंट रिवर्स है इंडिया की, जैसे कि गंगा रिवर है, तो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, इसको आप एक A4 शीट पेज को 2 हिस्सों में ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। जो पहला वाला पोर्शन है उसके ऊपर मेन गंगा रिवर बनाइएगा और उसको जोड़ते जाइएगा उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से, और जहाँ पे आके वो जंक्शन करती है, जुड़ती है, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा कौन सी सिटीज़ है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का भी ऐसे कर लेगा। तो मैंने क्या करा था, जब CUET PG की तैयारी कर रहा था, तो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गंगा, तो इनकी सब की मैंने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और उनका जो जंक्शन पॉइंट है उसको मैंने A4 शीट पे बना लिया था, और पेपर से 2-3 दिन पहले उसको रिवाइज करके मैं जाता था। तो ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वैसे भी आपको भी पता होगा, यहाँ हम इधर JNU में पढ़ते हैं, तो नदियाँ इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ JNU में जो हॉस्टल्स के नाम है पूरी नदियों के ऊपर ही रखे हुए हैं। चंद्रभागा, कोयना, गंगा, तो ये जितने भी हॉस्टल्स हैं, महानदी, कावेरी, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत में नदियों का कितना इम्पोर्टेंस है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है ज्योग्राफी का, वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने पर से कोई बुक रिफ़र नहीं करी थी। मोस्टली जो मेरा सोर्स रहा था वो यूट्यूब रहा था। मैंने डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स है उनको फॉलो करा था। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स रहेगा वो रहेगा NCERT की बुकें, जो 11th और 12th की है। आप उनको अच्छे से करिएगा, और उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्शन, स्केल्स, ये सब दिए हुए हैं, उसको कोशिश करिएगा कि समझ लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मेनली जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर हमको 4 चीज़ें पढ़ना होता है। जो पहला है कार्टोग्राफी टेक्निक्स, उसके अंतर्गत क्या आता है, डिफरेंट प्रोजेक्शन सिस्टम्स, डिफरेंट स्केल्स, और उसके बाद डिफरेंट जो कार्टोग्राफिक टेक्निक्स है वो आपको पढ़ना है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आप उसे हल कर लीजिएगा। सेकंड जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आपको मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स ये सब पढ़ना होता है। तो ये मोस्टली रीजनिंग और मैथ्स वाले पोर्शन से ओवरलैप हो जाता है, पर ये डोमेन सब्जेक्ट में आएगा ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी का। जो थर्ड पोर्शन आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में वो है सर्वे टेक्निक्स। तो ये बहुत वेग क्वेश्चन आते हैं इसमें, पर ये पोर्शन भी आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का वो है GIS एंड रिमोट सेंसिंग। ये सबसे अभी इमर्जिंग टॉपिक है ज्योग्राफी में। तो आपको कुछ चीज़ पता हो ना हो, ज्योग्राफी में ज़्यादातर अभी जो करियर बना जा रहा है वो GIS एंड रिमोट सेंसिंग में ही बन रहा है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप कोशिश करिएगा GIS और रिमोट सेंसिंग की जो टॉपिक्स है वो आप यूट्यूब से ज़रूर कवर करिएगा, और ये आपको आपके फ्यूचर में एज अ जोग्राफर के लिए भी हेल्प होगा। तो रिमोट सेंसिंग और GIS अच्छे से करिएगा। अब ये जो पहला पोर्शन है हमारा सेक्शन का CUET PG स्पेसिफिकली टू ज्योग्राफी, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम सेकंड पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है जनरल गाइडेंस फॉर CUET PG। तो जो सबसे पहला है जनरल गाइडेंस फॉर CUET PG, तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी पहले से ही डिसाइड करके रखिएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि हमें जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए हम ठीक है, हम किसी में भी चले जाएंगे, हमें जो मिलेगा एडमिशन हम उसमें ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, आप पहले से डिसाइड करिए कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप उसी के हिसाब से CUET PG को भी टारगेट करेंगे। जैसे कि जैसे मैंने JNU को टारगेट करा था, तो मेरे सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं JNU के एंट्रेंस में, बाकी जो सेक्शन 1 है वो नहीं जुड़ते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने CUET PG की जो तैयारी स्ट्रीमलाइन करिएगा। और जैसे BHU में पूरे 100 क्वेश्चंस को कंसिडर करा जाता है कट ऑफ बनने के लिए और मेरिट बनने के लिए, तो आप BHU को यदि टारगेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले से अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लीजिए। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बुक, डू नॉट जंप टू एडवांस बुक फर्स्ट। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जब आप आपकी तैयारी चालू करेंगे CUET PG की, तो आप NCERT से करिएगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली GC लियोंग पे जाइएगा, फिर उसके बाद एडवांस बुक उठाइएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फिर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जनरल गाइडेंस मैं बताना चाहता हूँ वो है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल का कंपटीशन है। तो यहाँ पे मोस्टली जो हम जब कंपटीशन में बैठते हैं तो 80-20 रूल को फॉलो करते हैं, जो कहा जाता है कि 80% ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम 20% ऑफ योर टॉपिक्स एंड रेस्ट 80% ऑफ सिलेबस इज़
विल गिव यू 20% ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ 20% टॉपिक पढ़ के आप 80% क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं CUET PG का एग्जांपल देता हूँ, जो 30 क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें वो ह्यूमन ज्योग्राफी से थे, और जो 20 क्वेश्चंस आए हुए थे वो फिजिकल ज्योग्राफी से थे। तो जो 75 में से 50 क्वेश्चंस है वो सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ही कवर करते हैं। तो यदि आप सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आपके 75 में से 50 क्वेश्चन बन जाते थे। आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यदि उसे आप छोड़ भी देते तो 50 क्वेश्चन आप आराम से हल करके आ सकते थे। तो यहाँ पे 80-20 रूल को याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको फॉलो करें। फिर जो थर्ड के बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आप करिएगा रिवाइज, मेक नोट्स एंड अगेन कंसोलिडेट देम। तो इससे क्या होगा कि बच्चे मतलब मना करते हैं कि साहब हमें नोट्स नहीं बनाना, पर नोट्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए आप कोशिश करिएगा कि अलग से दिन ना निकालें कि मैं सैटरडे और संडे रिवाइज करूँगा। आप रिवीजन को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए कि शाम को आधा 1 घंटा हमेशा रिवीजन के लिए रखिए। मैं रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाता था और उसको कोशिश करता था कि सोने से पहले आधा 1 घंटा ज़रूर देख लूँ। अब कंसोलिडेशन की जहाँ बात आती है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कंपटीशन में। कंसोलिडेशन जैसे JNU का पहले पेपर कैसे होता था तो सब्जेक्टिव होता था, तो बच्चे क्या करते थे, कंसोलिडेशन करके आते थे। अब MCQ टाइप हो गया है तो कहते हैं कि हमें क्यों ही याद करना है, आंसर वहाँ पे दिया रहेगा, हमारे आंखों के सामने रहेगा, हमें बस वहाँ पे टिक करना है। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बच्चे कहते हैं कि जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो हम 2 तो एलिमिनेट कर देते हैं, आखिरी में 2 में जो हम टिक लगाते हैं वो हमेशा गलत ही निकलता है। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम है। एक मेरा दोस्त है यहाँ पे JNU में, वो बता रहा था कि जब मैं एलिमिनेशन लगा के 2 ऑप्शंस पे बचता हूँ तो जो मुझे लगता है कि ये आंसर B होगा तो मैं उसका उल्टा वाला आंसर टिक लगाता हूँ। तो मैंने कहा ये क्या बात है? तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों की वो है कंसोलिडेट ना करना एंड ओनली रीडिंग करना। तो यदि आप जब कंसोलिडेशन करके आओगे तो ये वाली जो ऑप्शन है एलिमिनेशन की वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अब जो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूँ जनरल गाइडेंस में, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो पहला काम आप करिएगा, जो पिछले साल का CUET PG का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। एनालाइज इन द सेंस कि उसके पूरे क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा और क्या कौन कौन से पोर्शन से वो आए हुए हैं। उसके बाद ये CUET PG से पहले DU अपना अलग से क्वेश्चन पेपर लेता था, JNU अपना अलग से क्वेश्चन पेपर लेता था, BHU अलग से क्वेश्चन पेपर लेता था। तो आप कोशिश ये करिएगा कि पिछले 5 साल के जो उन्होंने दिए हैं DU के, BHU के और JNU के, इन 3 यूनिवर्सिटी के तो याद कर ही लीजिएगा। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे JNU में बता रहे थे कि उन्होंने नेट JRF का भी क्वेश्चन पेपर लगाए थे, पर फ्रैंकली बता रहा हूँ मैंने नहीं लगाया था। पर जो मेरे साथ टॉपर्स है वो खुद बता रहे थे नेट JRF का क्वेश्चन पेपर उन्होंने लगाया था तो उन्हें बहुत हेल्प हुई CUET PG के पेपर में। तो कोशिश करिएगा कि आप भी लगा लें। फिर उसके बाद मैं अब जो जनरल गाइडेंस के अंतर्गत जनरल गाइडेंस फॉर द डे ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि जो CUET PG का पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ देंगे तो कम से कम 3-4 टेस्ट ज़रूर कंप्यूटर पे दे के जाइएगा। आप MCQ लगाने के आदी होते हैं पेपर पे और वहाँ पे जाके क्लिक करना होता है, तो आपका सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से बैठ जाए तो आप 2-3 कम से कम 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लगा के जाइएगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन आप कोशिश करिएगा कि खाली पेट ना आ जाए, हल्का फुल्का नाश्ता और खाना खा के ज़रूर जाइएगा। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उससे पहले अपना कंप्यूटर, स्क्रीन, माउस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और यदि उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो एग्ज़ाम से पहले ही आप उसे चेंज करवा दीजिएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम चालू हो तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब जब आपका एक बार क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया तो एकदम हड़बड़ाहट में आपको क्वेश्चन पेपर हल नहीं करना है, आराम से डीप ब्रीथिंग करते हुए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है। मेरा जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करोगे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सेक्शन B से स्टार्ट करिएगा, जो डोमेन सब्जेक्ट का टॉपिक है, ज्योग्राफी वाला। तो उसमें क्या होता है कि जो ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है दे आर फ्रॉम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो जो सेक्शन 1 से यदि वो स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बने ही ना।
कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आपका सेक्शन बी फिर हैम्पर होगा। और वैसे भी जेएनयू में एडमिशन के लिए सेक्शन बी के बेसिस पे होता है, तो डोमेन सब्जेक्ट को आप पहले हल करिएगा, उसके बाद फिर सेक्शन ए पे जाइएगा। मेरा यहाँ पे जेएनयू में एक दोस्त है अजीत नाम का, उसने तो पूरे 2 घंटे बैठ के सिर्फ सेक्शन बी को ही सॉल्व करा था। उसका मेन ये मानना था कि सौरभ एडमिशन लेना है तो मुझे जेएनयू में ही लेना है, वरना मैं 1 साल ड्रॉप लेके फिर यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो लकीली उसका एडमिशन जेएनयू में हो गया और आज मेरे साथ वो पढ़ता है। पर मेरा ये मानना है कि आप इतना ब्लाइंड मत खेलिएगा, आप कोशिश करिएगा कि सेक्शन बी को हल करिए, फिर उसके बाद जो आधा घंटा 45 मिनट बचता है उसके अंदर सेक्शन ए को हल करिएगा। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अब हम हमारे वीडियो के थर्ड पोर्शन पे आते हैं, जहाँ पे मैं आपको CUET PG के थ्रू JNU के बारे में बताऊंगा कि जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते पढ़ते तो यहाँ का कैसा आपका मेरा एक्सपीरियंस था स्पेशली। तो जब आप यहाँ पे JNU में एडमिशन लेंगे CUET PG के थ्रू, तो जो आपका एडमिशन यहाँ पे होगा, तो ज्योग्राफी नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो है CSRD, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास का केंद्र। तो यहाँ पे आपको CSRD डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना होगा। तो जो ये स्कूल के अंतर्गत आता है वो स्कूल का नाम है SSS, स्कूल फॉर सोशल साइंसेस। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप स्कूल फॉर सोशल साइंसेस बोल के आइएगा। फिर जो सेकंड चीज़ है, ये डिपार्टमेंट है CSRD, ये सिर्फ इंडिया में ही रिनोन्ड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में रिनोन्ड है। जैसे हमारे जो चेयरपर्सन है यहाँ पे CSRD के, उन्होंने अपने स्टेटस पे भी लगा रखा है कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट में QS रैंकिंग इसकी अंडर 100 आती है। तो ये वन ऑफ द रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च कराया जाता है, जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा जाता है, जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो दूसरे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो JNU की जिन्होंने स्थापना करी थी, प्रोफेसर मुनीस रज़ा, वो CSRD से ही थे। तो जो ये JNU की स्थापना एक CSRDN ने करी है, तो ये बहुत गर्व की बात है कि जो ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है वो पूरी JNU की नींव रखता है। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका इंटरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेसर्स से होगा। यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं। जो यहाँ के रिनोन्ड फैकल्टीज़ हैं उनमें आते हैं प्रोफेसर बटोला, प्रोफेसर सचिदानंद सिन्हा जो सोशल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और अभी जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोफेसर पढ़ा रही है प्रोफेसर सुचरिता सेन, ये अपने फील्ड में टॉप पे है। तो बीइंग अ नॉन जोग्राफर मुझे इनसे जो सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, वो एक बहुत ही उम्दा लेवल का है। और यहाँ के प्रोफेसर कोशिश करते हैं कि जो जोग्राफर्स है वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करे, उसके लिए इनकरेजमेंट करते हैं। और उनकी कोशिश ये रहती है कि जोग्राफर्स अपनी फील्ड को पकड़ के रखे और इसके अंदर अच्छे से अच्छा कोशिश करे करने का। अब जो तीसरी के बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है कि JNU में अटेंडेंस नहीं होती है। मैं जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तो मुझे लगा कि ये बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ तो अटेंडेंस होती ही नहीं है। पहले दिन आया हूँ तो भी अटेंडेंस नहीं हुई। DU में क्या था कि प्रोफेसर आता था, क्लास में अटेंडेंस लेके जाता था। अब दूसरे दिन भी देखा कि अटेंडेंस नहीं हो रही है, तीसरे दिन भी नहीं हो रही है। फिर मुझे सीनियर से पता चला कि यहाँ पे अटेंडेंस होती ही नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर्स ने हमें क्लास में बताया कि इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर है वो प्रोफेसर अच्छा से अच्छा करते रहे, ताकि वो बच्चे को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। यदि वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे उनके क्लास में नहीं आएंगे। तो उन्हें ना चाहते हुए भी फोर्सफुली अपना जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, वो इन्हेंस करके रखना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके क्लास में आएँ। अब जब आप यहाँ पे JNU में आएंगे तो यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है JNU की लाइब्रेरी, जो 24/7 खुली रहती है। दिन हो रात हो बच्चे वहाँ पे होते ही होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपने कोर्स के अलावा जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको UPSC वाले भी बच्चे मिलेंगे जो UPSC की तैयारी करते हैं।
तो जो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी है वो मेन लाइब्रेरी है, और उसके पीछे जो लाइब्रेरी है उसका पता है क्या नाम है? उसका नाम है धौलपुर लाइब्रेरी। यदि आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, धौलपुर हाउस ये वो जगह है दिल्ली में जहाँ पे UPSC भवन सिचुएटेड है। तो JNU हर साल सिलेक्शन ही इतना देता है कि लाइब्रेरी का नाम ही धौलपुर लाइब्रेरी रख दिया गया है। यदि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के थक गए तो फिर यहाँ पे JNU में डिफरेंट ढाबाज अवेलेबल है, जैसे कि गंगा ढाबा हुआ, जैसे कि मामू का ढाबा हुआ। तो जब बच्चे थक जाते हैं पढ़ के तो ये ढाबे पे चाय नाश्ता करने चले जाते हैं। तो फिर जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन ऑल टाइम चालू रहता है। तो जो आपने दिन भर पढ़ाई करी है उसको लोगों के सामने आप रखना सीखते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ से अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे नेता JNU से निकलते हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जो उन्होंने दिन भर पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसका एनालिसिस करते रहते हैं। JNU की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे ये मानी जाती है कि ये JNU जो कैंपस है वो गर्ल्स फ्रेंडली है। यहाँ पे आप रात में 1 बजे भी आएंगे, 2 बजे भी आएंगे तो लड़कियाँ आपको घूमते हुए मिलेगी, अपने पेपर के बारे में बात करते हुए मिलेगी। इससे क्या होता है कि उनके अंदर की जो डर की भावना है वो ख़त्म हो जाती है, और जब वो यहाँ से पास आउट होती है तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करती है। यदि हम बात करें प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की, या फिर जो रिनोन प्रोफेसर है प्रोफेसर निवेदिता मेनन की, या फिर जो प्रेजेंट JNU SU की प्रेसिडेंट है ऐशी घोष की है, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर फील्ड। जो भी उन्होंने स्ट्रीम चुनी है वो उनके टॉप पे बैठी हुई है। वो कैसे? तो JNU ने उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहाँ से वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सके। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है, सेफ़ एंड सिक्योर। अब जो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे मोज़ेक फेस्टिवल हुआ था, तो एलुमिनाई जो JNU के आते ही रहते हैं। तो जो हाल फिलहाल में जो IAS ऑफिसर बने हैं 2020-21 बैच के, सुनील धनवंता, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ बताई JNU के बारे में, और स्पेशली वो अपने CSRD डिपार्टमेंट से ही पास आउट है, तो आए हुए थे डिपार्टमेंट में। तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब आप JNU से पास आउट हो जाते हैं तो आप भले ही JNU को छोड़ देते हैं, पर JNU आपसे कभी नहीं छूटता, क्योंकि JNU एक सोच है, एक माइंडसेट है, एक मेंटेलिटी है। JNU में आने के बाद वो मेंटेलिटी आपकी डेवलप हो जाती है, और आप वो माइंडसेट और वो सोच, वो मेंटेलिटी अपने जीवन अंत तक उसको आप कैरी करते हैं। इसीलिए जब हम क्लास में बात करते हैं JNU की, तो हमारे मुंह से हमेशा और दोस्तों के बीच में हमेशा प्रचलित है कि JNU इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी बट इट्स अ इमोशन। मैं DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहाँ से मैं अपना CUET PG का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। थैंक यू।